हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, जहां पर आपको बेटर मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, कंसंट्रेट के साथ ही वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका एक बार में एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। हमें जब समाधान करना है किसी भी चीज़ का तो उसका विशेष उपागम चिन्ह क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। ऑप्शन बी समस्या मौलिक है। ऑप्शन सी सामान्यतः सही जवाब प्राप्त करने के लिए एक उपागम है। और ऑप्शन डी यह समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात की जाए तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर समझ भी चुके होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि जब समस्या समाधान करना है, हमें समस्या जब समाधान करना है तो उसका विशेष चिन्ह पूछा है, उसका विशेष चिन्ह पूछा है दोस्तों। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है, ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता है, ये क्या है? ये एक स्थिर अवस्था है, एक परिवर्तित अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अगर मैं बात करूं कि क्या यह स्थिर है, तो आप कहोगे स्थिर अवस्था नहीं है, स्थिर नहीं होती है, ये हट भी सकती है अगर हम प्रयत्न करें, बार बार अभ्यास करें तो। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, यह एक परिवर्तित अवस्था है, तो हो सकता है, इस ऑप्शन को बाद में देखेंगे, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। यह बात बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, तो ये कार्य पद्धति की हानि ही करेगा। अब भाई किसी को अक्षमता है, आप बताइए, किसी को मान लीजिए बोलने में समस्या है, तो जब बोलने में समस्या है या फिर किसी भी प्रकार की हो सकती है, लिखने में, चलने में, किसी भी प्रकार की जो समस्या हो सकती है, तो उससे किसी ना किसी प्रकार की कार्य की हानि तो होगी, ये तो आप समझते हैं। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? जब हम निवेश करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो क्यों नहीं सुधार होगा भाई? 100% होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि सीटेट में जब भी क्वेश्चंस को हल करना हो तो ऑप्शन को कट करना सीखिए, कि जो गलत ऑप्शन है उनको निकालना सीखिए। जब गलत ऑप्शंस हट जाएंगे तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा जो आपका राइट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझिए, बस यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है। ऑप्शन बी, वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है। ऑप्शन सी, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है। ऑप्शन डी, वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। दोस्तों, इसमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। तो दोस्तों, जहां पर नहीं आता है, नहीं को पहले ही मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, वह बच्चा जो अमूर्त ढंग से सोचता है, तो अमूर्त ढंग से सोचता है वो क्या होगा? जो आप अमूर्त ढंग से सोचेगा वो होगा भैया, एकदम से बुद्धिमान होगा, ये संकेत है। वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, वह भी एक बुद्धिमान बच्चा हो सकता है। ठीक है, वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है, वो नहीं होगा, क्योंकि रटने की तो बात बिल्कुल एनसीएफ में मना की गई है। ठीक है दोस्तों, एनसीएफ का मैंने बहुत ही अच्छा चैप्टर कराया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एनसीएफ और आरटीई दोनों कराए हुए हैं, आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटेट में क्या होता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी सीट, वो आपकी एन वो सॉरी
एनसीएफ और आरटीई से ही आती हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए। ऑप्शन डी है कि वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह उचित रूप से संवाद करने की क्षमता होती है, तो ये भी एक बुद्धिमान बच्चे का संकेत होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये नहीं होता, और दोस्तों नहीं ही पूछा है, इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता है क्या है, ये आपको बताना है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। ऑप्शन नंबर डी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। दोस्तों क्वेश्चन वही है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ी सी कुछ ऑप्शंस को चेंज किया गया है। ठीक है, आपके माइंड को चेक करने के लिए। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर देखने से पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। यह एक स्थिर अवस्था है, बिल्कुल नहीं, स्थिर थोड़ी ना भाई, चेंज हो सकती है। जब हम अभ्यास करेंगे, बार बार उसको किसी चीज़ को सिखाएंगे, तो उसकी अधिगम की अक्षमता हट भी सकती है। ठीक है, यह एक चर अवस्था है, तो आप कहोगे क्या ये चर अवस्था है, तो हो सकता है भी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। क्यों भाई, जरूरी क्यों नहीं है? जब बच्चे को कोई अक्षमता होगी तो कार्य पद्धति की कहीं ना कहीं तो हानि होगी, ये चीज़ आप समझिए। ऑप्शन नंबर डी समुचित निवेश के साथ सुधार योग नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? जब हम निवेश करेंगे, बार बार सिखाएंगे, तो क्या होगा, सुधार हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। इनमें से बताना है कि कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित में मैंने वीडियोस कराई हुई हैं, आप उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, परिणामों की आशा करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी लोग समझ भी रहे होंगे कि क्या होता है, कि समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण कौन सा हो सकता है। तो समस्या की पहचान करना हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना हो सकता है। संभावित युक्तियों खोजना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। परिणाम की आशा तो करनी ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें दो बचे, ठीक है, समस्या की पहचान करना और समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, और ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट सुटेबल पूछा जाता है। समस्या की पहचान तो हम कर लेंगे, लेकिन समस्या को सॉल्व करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देता हूं, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिखे। ठीक है, हाँ अब देखिए, क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। वो सॉरी, एक आपका जो प्रश्न है वो इतना है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। क्या ये सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। क्या ये सही हो सकता है? तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो पहला वाला एकदम से गलत होगा, क्योंकि बच्चे की भूल को जो क्या है भयंकर भूल के रूप में थोड़ी लेना चाहिए। अगर उससे कुछ भूल हो गई, त्रुटि हो गई, तो उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसने तो अरे बहुत बड़ी गलती कर, अरे भाई बड़ी कहाँ कर दी, हर कोई गलती करता है, बच्चा गलती करता है, आप भी गलती करते हो, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, आप देखिए, तुम विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए, तो ये हो सकता है। तो आप कहोगे क्या हो सकता है, तो आप कहोगे हो सकता है ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है? तो ये वाला भी नहीं हो सकता। मोस्ट सुइटेबल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि बच्चा कहीं पर भी अगर गलत बोल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर कहीं पे गलत बोला हो तो उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसे हीन भावना उसके मन में पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, स्लाइड को छोटा करते हैं थोड़ा सा।
हाँ, अब देखिए, अब दोस्तों स्लाइड को छोटा कर दिया है मैंने, अब क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा। आराधना परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तो ये हो सकता है, तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, आत्मविश्वासी नहीं है ये हो सकता है, तो आप कहोगे ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, क्या ये हो सकता है, तो आप कहोगे ये वाला भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर हो, क्या ये हो सकता है, तो आप कहोगे कि हाँ हो सकता है कि उसकी जो शिक्षिका है वो बहुत कठोर हो, वो उसको मतलब डरती हो वो उस शिक्षिका से, इसीलिए नहीं कर पाती हो। तो इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, ये भी गलत होगा। मोस्ट सुटेबल आंसर आपका सी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपके लिए बता दूं, वर्णन करना। एकदम से संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जो जाती है उसे वर्णन करना कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि राजेश और ब्रजेश पाठक हैं। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। किसके रूप में, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षक अभिप्रेरित विद्यार्थी, यानी कि क्या शिक्षक ने उसको अभिप्रेरित किया है, तो ये भी एकदम से गलत हो सकता है। हो सकता है, इसको छोड़ दिए एक मिनट के लिए, ये हो सकता है कि हमारा आंसर हो आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो आकलन से तो इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है, इसीलिए ये वाला गलत होगा। आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी, आपका बी और सी बचा। तो देखिए, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी अगर होगा, शिक्षक ने अगर शिक्षार्थी को अभिप्रेरित किया है तो वो एक बार के लिए अपने पथ से भटक भी सकता है, लेकिन वो अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो वो अपने पथ से कभी विचलित नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, तब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं, ऐसा कि उनकी अवप्रेरणा के कारण करते हैं। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट है कि अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, हो सकता है। कक्षा के साथ संबद्ध होने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। कक्षा में अव्यवस्था फैलाएंगे, अव्यवस्था क्यों फैलाएंगे भाई, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, ये भी एकदम से गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान किसके योग्य बनाती है। ये यहाँ पर देखेंगे आप, शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, बिल्कुल गलत। नियंत्रण से इसका क्या तात्पर्य है, इसका तो इससे संवेग से कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है दोस्तों। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए, हो सकता है शिक्षार्थियों को यह बताने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ये भी दोस्तों क्या हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं हो सकता, ठीक है।
अगर हम नेक्स्ट की बात करें, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ये से अभ्यास से क्या रिलेशन है भाई, मानव बुद्धि एवं विकास की बात हो रही है ना, समझ शिक्षक को, इसकी बात हो रही है, तो इसको देखिए ना, बाकी तो सारे कैंसिल हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से आप प्रभावित रहते हैं, क्या ये सही है दोस्तों? क्या ये सही है? तो आप कहोगे कि हो सकता है इसको दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो क्या ये हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी अगर देखते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, जरूरी नहीं निश्चित तरीके से सीखते हैं, वो बहुत सारे तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये एकदम से राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर सी होगा। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यानी कि बच्चा जब खेलता है तो पहली चीज़ तो वो सामाजिक रिलेशन बनते हैं, उसके मतलब जो उसके साथ वाले होते हैं उनसे सामाजिक रिलेशन भी बनता है। दूसरी चीज़ उसके संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, उसका भी विकास होता है। इसीलिए ये वाला थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 13 क्वेश्चन है आपका। 13 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर, क्वेश्चन है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट देते हैं, समवयस्कों, आनुवंशिकता और वातावरण की बात हो रही है दोस्तों। समवयस्कों और पैतृक, पैतृक बोलते हैं यानी जीन्स, तो आपने सुना होगा ना, जो आपका गुणसूत्र में पाया जाता है। तो समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये बात एकदम से सही है। तो इसको देखेंगे, हो सकता है इसके अलावा और भी कोई सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ये एकदम से गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ ही कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता क्या होता है, हमारे पूर्वजों के लक्षण, और वातावरण क्या होता है, जो अभी हमारी पारिस्थितिक स्थिति है। ठीक है, उसको हम, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। अरे बिल्कुल गलत है भाई, ये तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ये तो 100% गलत है। ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आनुवंशिकता का तो जो प्रभाव होता है वो कम होता है, लेकिन वातावरण का ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए फर्स्ट इज राइट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि समाजीकरण क्वेश्चन है आपका दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैंने स्लाइड को बड़ा कर दिया। हाँ, क्वेश्चन है आपका कि समाजीकरण क्या है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, या फिर सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर तो आप जानते होंगे, क्या शिक्षक एवं पढ़ाई के बीच संबंध है? बिल्कुल गलत। समाज के आधुनिक, अरे समाज आधुनिक और प्राचीन से इसका क्या मतलब, समाजीकरण से समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है भाई, बिल्कुल यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बी वाला भी ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, ये एकदम से गलत होगा। क्योंकि आधुनिकीकरण, क्या प्राचीन समय में समाजीकरण नहीं होता था? तो आपका वो होता था। तो प्राचीन और आधुनिक से इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जरूर देखिए, और इस क्वेश्चन में आपका कोई भी कोई ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पीटी, ये पीटी किसे बोलते हैं, खेल के शिक्षक जो है वो क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है, ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्या ये हो सकता है? तो आप कहोगे क्या ये हो सकता है? तो आप कहो उसे
बताने से काम थोड़ी चलेगा, उसे सिखाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। अब बच्चे को अगर हम तर्क ही देते रहें कि बेटा ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, तो उससे कोई फायदा होने वाला है? तो आप कहोगे अरे ये तो बेकार की चीज़ है, इससे भी कोई महत्व नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे, ये हो सकता है? तो ये एक बार के लिए हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या नेक्स्ट हो सकता है दोस्तों? तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर उन्हें क्षेत्र रक्षण के बारे में सिखाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक अभ्यास कराना चाहिए, तभी वो अच्छे से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता था, लेकिन बेस्ट आंसर जो है, मोस्ट सुटेबल आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण अभ्यास कराना चाहिए बार बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक मेथड यूज किया जाता है। कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड ये होता है, इसको आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भावी शिक्षक हैं और आप श्री गुरु एकेडमी आपके साथ है, मनु वर्मा आपके साथ है, आप 100% सफल होंगे, ये मेरी आशा कामना और आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी तक नहीं, आपके सिलेक्शन टाइम तक, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।